चलिए आज अपन व्यवसाय अध्ययन शुरू करेंगे। व्यवसाय अध्ययन जो कि आप लोगों के लिए नया है। अभी तक 10वीं तक का कोर्स आप लोग का अलग था। 11वीं कॉमर्स में आने के बाद यहाँ से आपको अकाउंटेंसी अलग मिल जाएगा, व्यवसाय अध्ययन अलग मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप एक नया सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आता जाएगा। और समझने के बाद आपको नोट्स नहीं लिखाया जाएगा, आपको समझाएंगे। समझाने के बाद क्या करना है, आपको उसका डेली नोट्स तैयार करना है। जितना चीज़ समझाया जाएगा उसी को जो है नोट्स के रूप में आपको तैयार करना है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए समझाने के बाद जब भी समझाते हैं तो उसको एक बार आप तुरंत रिपीट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अपन चलते हैं व्यवसाय अध्ययन में, जिसको बैंकिंग भी बोलते हैं या बिजनेस बोलते हैं। इसी में पहला चैप्टर चलते हैं अपन, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। क्या पहला चैप्टर? व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, जिसमें कहा गया सबसे पहले व्यवसाय से संबंधित आर्थिक क्रियाएं क्या और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रिया क्या है? व्यक्ति की आवश्यकता बहुत होती है और जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तब उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक क्रिया यानी वह क्रिया जिसमें धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है, जिससे हमें धन अर्जित होता है और फिर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उस धन के माध्यम से, उसी क्रिया को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। समझ में आया? तो आर्थिक क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उस कार्य को कहते हैं आर्थिक क्रिया। कौन सा कार्य? तो वैध कार्य। कौन सा कार्य? वैध कार्य। वैध कार्य यानी वैधानिक, जिसे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसा अगर कोई हम काम करते हैं तो जो है वो आर्थिक क्रिया, वैध आर्थिक क्रिया के श्रेणी में आता है। लेकिन वहीं अगर हम धन कमाने के लिए चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ये आर्थिक क्रिया के श्रेणी में नहीं आता है। भाई बात समझ में? तो आर्थिक क्रिया मतलब व्यक्ति के द्वारा धन कमाने के लिए जो भी वैध कार्य किए जाते हैं उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। और इस आर्थिक क्रिया के माध्यम से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और उसी धन से जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तब जाकर उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है तो उसे पैसे की प्राप्ति होती है। एक शिक्षक वो पढ़ाता है तो उसे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, पूर्ति होती है। एक मजदूर मजदूरी करता है तब जाकर उसकी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, पैसा मिलता है उसको। तो ये मेहनत करते हैं तब जाके इनको पैसा मिलता है, तब जाकर ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये समस्त क्रियाएं जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? आर्थिक क्रिया के श्रेणी के अंतर्गत। आई बात समझ में? अब तो आर्थिक क्रिया बोलते ही समझ में आ जाएगा। तो व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो उस धन को कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, उस कार्य को ही बोलते हैं अपन आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? उसी को अपन आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं इसी में अपन आर्थिक क्रिया की विशेषताएं। आर्थिक क्रिया की क्या विशेषताएं होती है? आर्थिक क्रिया तो क्लियर हो गया। अब आर्थिक क्रिया की विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता जो होती है धन केंद्रित। किसी भी व्यक्ति का द्वारा कार्य करने का एक ही उद्देश्य होता है, उसका ध्यान एक ही जगह होता है, धन। जब कोई व्यक्ति कहीं भी काम करने के लिए जाता है तो उस काम करने के पीछे उसकी आवश्यकता होती है और उसका ध्यान कहाँ पे केंद्रित होता है? धन पर, कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा और मुझे पैसा मिलेगा तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति है। पहली विशेषता धन, कार्य करने के बदले हमें धन की प्राप्ति होती है। ये आर्थिक क्रिया की पहली विशेषता।
दूसरी होती है इसी में वैधानिक क्रियाएं। जब भी हम धन कमाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसा होना चाहिए? वैध। वैध कार्य होगा, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, तो वह कार्य वैध। वैध का कार्य मतलब उचित कार्य करना, ईमानदारी के साथ काम करना, मेहनत मजदूरी कर लेना, ये वैध कार्य होता है। लेकिन अगर हम मान लो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, है ना, किसी का पैसा छीन लेते हैं, पैसा कमाने का गलत रास्ता अपना लेते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ये अवैध। तो ये आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता। तो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में कौन सा कार्य आएगा? हमारा वैध कार्य। तो अगली विशेषता क्या है इसका? वैधानिक। कार्य हमेशा कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, वैध होना चाहिए, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वह पूरा ईमानदारी पूर्वक किया जाना चाहिए, तब वह आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है, अन्यथा वो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी विशेषता क्या हुई? वैधानिक। फिर है इसके बाद हमारा अगला औसत व्यक्ति की क्रिया। औसत व्यक्ति का मतलब होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही आर्थिक क्रिया के श्रेणी में आता है। कोई पागल व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कार्य करता है, औसत व्यक्ति कार्य करता है, वयस्क व्यक्ति कार्य करता है, तो आर्थिक क्रिया के श्रेणी के अंतर्गत आता है। 18 वर्ष से कम वर्ष का बच्चा कहीं काम करता है तो वो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो अवयस्क है, वो अवैध है। सरकार ने नियम बना रखा है कि 18 वर्ष से कम कोई भी बच्चा कहीं काम नहीं करेगा। तो पागल नहीं होना चाहिए। तो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य वैध होगा? यहाँ पर औसत होगा। तो कहा गया यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए, वयस्क व्यक्ति के द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए। अवयस्क या पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य वैधानिक कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। आगे बात समझ में। फिर चलते हैं आगे अपन इसी में मुद्रा में माप। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य किसमें मापा जाता है? मुद्रा। कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले हमको पैसा मिलता है, और पैसा जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मुद्रा। पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रथा, है ना, एक के बदले एक ले लिए, या एक काम कर दिए उसके बदले वस्तु मिल गया, वो सब वस्तु विनिमय प्रथा है। आज कौन सी प्रथा है हमारे पास? मुद्रा। कोई भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी मेहनत को किसमें मापा जाता है? मुद्रा में मापा जाता है, और उसके बदले क्या मिलता है? हमको मुद्रा मिलता है। तो कहा गया यहाँ पर आर्थिक क्रिया की अगली विशेषता है कि काम करने के बाद हमारे काम का जितना मूल्य होता है वह हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है, तब जाकर हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो हमारे कार्य को किसमें मापा जाता है? मुद्रा। किसमें मापा जाता है? मुद्रा में। ठीक है। फिर कहा गया सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रिया मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के श्रेणी में लाया जाता है। हम समाज में रहते हैं और हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, तो जितने भी समाज के लोग हैं जो भी कार्य करते हैं एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, कोई वस्तु बेचता है हम वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु किसी को वस्तु बनाने के लिए बोलते हैं तो हमको बना कर देता है, तो हम उसके बदले उसको पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य भी किस कार्य के श्रेणी में आता है? ये हमारा आर्थिक क्रिया के श्रेणी में आता है। आगे बात समझ में आता सबको? तो आर्थिक क्रिया बोलते समझ में आ गया। धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। विशेषता क्या हुआ? तो धन होना चाहिए, धन पर ध्यान केंद्रित होता है। व्यापार वैध होना चाहिए। समाज के द्वारा किया जाने वाला कार्य वैधानिक क्रिया होता है। ठीक है नहीं? औसत व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ही आर्थिक क्रिया की श्रेणी में शामिल किया जाता है। पागल व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, अवयस्क को इसमें शामिल नहीं किया जाता। आगे बात समझ में? चलिए देखते हैं इसी में आगे अपन अब आर्थिक क्रिया के बाद आर्थिक क्रिया के उदाहरण, क्या क्या कार्य इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जो वैध है। तो एक डॉक्टर के द्वारा अपने मरीज का इलाज करना,
एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, एक मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षक का काम करना, ये सारी क्रियाएं जो एक किसान के द्वारा कृषि करना, ये सारी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रिया के श्रेणी में आता है। ये इसके उदाहरण हैं। और कौन इसमें शामिल नहीं होता है? जुआ खेलना, सट्टा खेलना, चोरी करना, डाका डालना, ये सब आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि वो भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सब काम करते हैं, लेकिन ये आर्थिक क्रिया के श्रेणी में इसे शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अवैध कार्य है। क्या है? ये एक अवैध कार्य है। आई बात समझ में? तो ये आर्थिक क्रिया। दूसरा होता है गैर आर्थिक क्रिया। अब देखते हैं अपन इसी में गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया यानी वह क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि स्नेह से, प्यार से, मित्रता से काम किया जाता है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, और इसमें धन कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इसको बोलते हैं अपन गैर आर्थिक क्रिया। जैसे एक माता के द्वारा अपने पुत्र का पालन पोषण करना। एक माता जो है अपने छोटे बच्चे का जब पालन पोषण करती है तो धन कमाना उसके उद्देश्य नहीं होता है, वो प्यार से, स्नेह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वो आता है गैर आर्थिक क्रिया। एक डॉक्टर के द्वारा अपनी पत्नी का इलाज करना, अपने परिवार के लोगों का इलाज करना, ये भी जो है आता है गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। एक बच्चे के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना, ये गैर आर्थिक क्रिया। इससे किसी को फायदा नहीं है, उस बच्चे को स्वयं फायदा मिलेगा, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कर रहा है, ये गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल होता है। आगे बात में ये मुख्य बातें हैं। इसके बाद आगे आपको और बताएंगे इसके अंतर्गत। तो आज जितना बताया हूँ इसको एक बार ध्यान से और सुन लेना है, फिर पुस्तक अध्ययन करना है, और इसी के हिसाब से अपना नोट्स डेली का डेली तैयार करना है। समझ गए सभी कोई? ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।